पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पशुपालन की और उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग कुछ अलाइड एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो खेती से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे कि क्यों विविधीकरण आवश्यक है और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर अभी क्या स्टेट चल रहा है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो है फिशरीज का। फिशरीज समझते हैं? मछली पकड़ने का, मत्स्य पालन का, मत्स्य उद्योग बोल सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं। मेरी एक इंटर्नशिप हुई थी गुजरात में, तो मैं गुजरात कोस्ट पर गया था और काफी गंदा था। कोस्ट मतलब जो एकदम समुद्री तट है वो। और वहां पर लेकिन इतनी सारी नाव देखी थी मैंने, छोटी छोटी थी, बहुत बड़ी स्टीमर और इस तरह की नाव नहीं थी। लेकिन वहां पर समझ में आया कि कितने सारे लोग हैं। पहली बार मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था कि डिपेंडेंट है मत्स्य उद्योग पर। और थोड़े दिन बाद जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि भारत की जीडीपी का 1%, लगभग लगभग 1%, 0.8 टू 0.9% के आसपास का डेटा आता है। इतना मत्स्य उद्योग से आता है, जो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात मेरे लिए इसलिए थी, देखिए ऐसा है, हमारा देश इतना विविधतापूर्ण है ना कि हम लोगों को आइडिया नहीं लगता है कि कहाँ पर कौन सी चीजें हो रही होंगी। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर इतना अलग अलग तरह का कल्चर है। तो इतना बड़ा देश है हमारा, इतना विविधतापूर्ण है कि कई बार हम लोग अपनी अपनी छोटी छोटी जगह पर रहते हैं। जैसे मैं यूपी में रहता था, कानपुर में, लखनऊ में, कन्नौज में। तो वहां पर मेरा जो पर्सपेक्टिव बनता है तो वो अपने आसपास के समाज को लेकर के बनता है। सारे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन जब लोग पढ़ाई करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ओ ये पिक्चर है, ठीक। फर्स्ट हैंड जाकर के एक्सपीरियंस करने की बात अलग ही होती है, लेकिन आप सब कुछ फर्स्ट हैंड नहीं कर सकते। तो जब पढ़ रहे होते तब मुझे जब पता चला कि 1% के आसपास हमारा फिशरीज से आता है, तो मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा होगा। मतलब पूरा देश सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है, रोड्स बना रहा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर से, सारे लोगों के सर्विसेज मिला लो, सब कुछ में 100 रुपए में से लगभग लगभग 1 रुपए हमारे यहाँ फिशरीज से आता है, जो मुझे उस टाइम पर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो फिशरीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को देने के हिसाब से भी, और साथ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के हिसाब से। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। सरकार ने भी क्या कोशिश की है, काफी बजट में जो एलोकेशन था फिशरीज को लेकर के वो बढ़ाना स्टार्ट किया। यूपी में भी मत्स्य पालन का डिपार्टमेंट है, कुछ नदियां हैं, और अभी तो अलग से ही हम लोग उसको पिस्सीकल्चर बोलते हैं, जिसमें मछलियों को पाला जाता है। तो बजटीय प्रावधानों में काफी वृद्धि हुई है, और साथ में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं पिस्सीकल्चर में, खास तौर से हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसमें काफी कम जगह में बहुत सारी मछलियों को पाला जाता है। तो वो एक तरह से जैसे इंडस्ट्रीज होती है ना, तो यहाँ पर मछली पालने की इंडस्ट्री वाला सेगमेंट है। और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट और बजट में लोकेशन बढ़ने के वजह से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया में जो फिशरीज है। ग्लोबली आप कंपेयर करोगे तो जापान जैसे कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके मरीन जो समुद्र है, महासागर है, वहां से बहुत अच्छे से वो लोग मछलियां निकाल पाते हैं। हमारे देश में भी उस तरह की समस्या है, और साथ में फिर हमारे श्रीलंका से कई बार मछुआरे हमारे उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो सब इश्यूज भी बहुत चलते रहते हैं, और उससे श्रीलंका से भी झगड़ा चलता है, तो वो वाली चीज हो जाती है। लेकिन अभी आपको ये समझना चाहिए कि भारत में जो मेरा पर्सपेक्टिव बचपन में था वो ये था कि अगर मछली पकड़ने का सीन रहेगा भी तो भारत में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, समुद्री तट बहुत बड़ा है, 7600 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है, ठीक। हमारे कितने सारे राज्य हैं, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, गोवा भी है बीच में, और उसके बाद से फिर आप इधर जाओगे तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा है। इतने सारे राज्यों का ऐसा बॉर्डर लगता है पूरा। और ये किससे बॉर्डर लगता है? समुद्र से। तो लगता है कि इतने सारे राज्य जब समुद्र से बॉर्डर लग रहा है तो निश्चित रूप से समुद्र से बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन जो हमारा इनलैंड प्रोडक्शन का मतलब हुआ जो अंतर्वर्ती क्षेत्रों से है, जो समुद्र में नहीं है, भारत के अंदर ही है, वहां से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं वैल्यू के टर्म्स में। 64%, 64% और 36% के आसपास लगभग लगभग हम लोग हैं महासागरी यानी कि कोस्ट के बाहर से पकड़ते हैं। तो ये चीज भी थोड़ा सा नई इंफॉर्मेशन थी कि हम लोग इनलैंड वाटर सोर्सेस से इतना सारा काम करते हैं। मतलब जो भारत की जमीन है उसमें जो नदियां हैं, पिस्सीकल्चर के अपने अपने जो भी उन्होंने बना रखे हैं, वो साथ में जो झीलें हैं, इस तरह की वाटर बॉडी से, तालाब है, यहां से हम लोग ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं, बाहर से कम पकड़ते हैं। तो वो भी एक नई इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब इसमें समझ लीजिए कि समस्या क्या है। फिर सब कुछ ही अच्छा चल रहा है तो क्या समस्या क्या है? समस्या यार सबसे बड़ी ये है कि बहुत गरीबी है इस कम्युनिटी में। ये लोग जो भी पानी का स्रोत रहता है उसको माँ बोलते हैं, प्रोवाइडर, दाता बुलाते हैं, और
कई बार ऐसा होता है कि पुरानी पीढ़ियां भी यही काम करती आ रही थी, तो नए बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। सोशल मोबिलिटी नहीं है। सोशल मोबिलिटी समझते हैं कि मेरे पिताजी कुछ और काम कर रहे थे, मैं कुछ और करने लगूं जाकर के, जहां पर मुझे ज्यादा अच्छे अवसर दिख रहे हैं, और वो अवसर बनते हैं शिक्षा से। साक्षरता की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा दर है यहाँ पे निरक्षरता की, और अशिक्षा बहुत ज्यादा है। इस तरह की शिक्षा नहीं है कि उनको कोई अच्छा जॉब मिल पाए। तो अशिक्षा इनके लिए, इनकी गरीबी का, इनकी जो खराब स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण है लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे। लेकिन अभी अगर आप इमीडिएटली देखोगे तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर भी। जैसे कृषि पर ओवरबर्डन है, तो ऐसा होता है कि मछली उद्योग में काम करने वाले बहुत सारे परिवार हैं, उनको पहले से पता है कि मछली पकड़नी है, ठीक। अब मछली ही पकड़नी है तो उसमें ऐसा हो जाता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन वहां पर भी देखने लग जाता है। जितने लोगों की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा लोग हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। साथ में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो वो एक समस्या आ जाती है। और इसी वजह से जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी नीचे हो जाती है, ठीक। आप प्रोडक्शन कर भी रहे हो लेकिन ज्यादा लोगों में बढ़ रहा है, तो हर एक को कम कम हिस्सा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये एक समस्या आती है। और इसमें एक और चीज है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने, उनका डायरेक्टली मछली पकड़ने में बहुत कम रोल रहता है। हालांकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें भारत में ही कुछ महिलाएं थी, जबकि उस गांव में, उस कल्चर में ऐसा नहीं माना जाता कि ये काम करेंगे, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और उसको वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रिशिएट किया था। लेकिन नॉर्मली इन कम्युनिटीज में जो महिलाएं हैं वो डायरेक्टली मछली पकड़ने का काम नहीं करती हैं, लेकिन मछली पकड़ने के बाद से उसको बेचने का जो काम होता है भारत देश के अंदर, और चाहे एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, बाहर से बाहर बहुत सारी मछलियां बेची जाती हैं, तो उस तरह के संचालन में इनका काफी अच्छा योगदान है। 60% के आसपास जो एक्सपोर्ट्स है उसमें महिलाएं हैं, और 40% के आसपास जो हम अपने देश में बेच रहे होते हैं, तो वहां पर इनका काफी अच्छा रोल आ जाता है। तो महिलाओं की सहभागिता भी काफी अच्छी रहती है इसमें। और इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि अन्य क्षेत्रों में इनके श्रम के प्रभाव का अभाव इसीलिए सोशल मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि अशिक्षा है, आप कैसे जा सकते हो। और साथ में एक वाला बैगेज भी चल रहा होता है कल्चरल एंसेस्ट्रल की, मेरे पापा भी यही कर रहे थे, मेरे बाबा भी यही करते थे, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा स्किल नहीं सीख पाया, पेरेंट्स भी वही सिखा रहे हैं, तो इस तरह की समस्या है। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ खेती में है, और ये खेती से जुड़ा हुआ ही एक तरह से कृषि और संबंधित सर्विस, सॉरी सेक्टर को ही बुलाता है, ये क्षेत्र पूरी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो इनडेटनेस होती है, इनडेटनेस मतलब क्या होता है, ऋणग्रस्तता। एक बार पैसे ले लिए फिर आप जीवन भर चुकाते रहो, वही मदर इंडिया का लाला। तो वैसी स्थितियां भी इनकी काफी ज्यादा दुखद हैं। तो ये तो इनकी समस्याएं हैं। महिलाओं वाली जो मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्टली मछली पकड़ने में कम सक्रिय भूमिका है इनकी, लेकिन व्यापार के संचालन में काफी अच्छी है। और यहाँ पर मैंने आपको एक और उदाहरण दिया कि कभी कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो डायरेक्टली इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, जिससे हम लोग थोड़ी चीजें और इंप्रूव कर सकते हैं, वो आती है क्रेडिट देने की। क्रेडिट मतलब लोन नहीं मिलता, कर्ज नहीं मिलता है, तो कर्ज देने यहाँ पर माइक्रो क्रेडिट सिस्टम बहुत अच्छा बनाने की आवश्यकता है। और उसी में जो महिलाओं के एसएचजीज हैं, स्वयं सहायता समूह, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, तो उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दो चीजें आप समझिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। पहले तो ये है कि महिलाओं में ही जो एसएचजीज हैं उनको और अच्छे से प्रमोट करने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उसका सदस्य बनाने की आवश्यकता है। फिर वहां पर थोड़ा बहुत प्रोसेस करने की भी अगर आवश्यक कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग या मछली को पकड़ करके लेकर के आए तो उनको भी आप थोड़ा सा भी रॉ मटेरियल के ऊपर काम करते हो तो उससे काफी वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होता है, तो वो काम किया जा सकता है। साथ में माइक्रो क्रेडिट सिस्टम सरकार की तरफ से ही इन लोगों की कम्युनिटी को डायरेक्टली टारगेट करते हुए कुछ और अच्छी तरह से की जाने वाली योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने मत्स्य पालन की बात कर ली। अब आते हैं एक अगली जगह, वहां पर भी कुछ चीजें शॉकिंग मिलती है। शॉकिंग मतलब शॉकिंग नहीं बोलना चाहिए, सरप्राइजिंग है। और पॉजिटिवली सरप्राइज था मैं जब मुझे पहली बार पता चला था। तो एक तो मुझे आइडिया था कि जैसे मेरा गांव है, तो मेरे गांव में हमारे यहाँ जो खेत है उसमें नॉर्मली गेहूं होता है, गंगा यमुना बीच के दोआब का क्षेत्र है, तो काफी प्रोडक्टिव जमीन है। लेकिन वहां पर लोग सब्जियां नहीं उगाते, और मुझे पता चला कि सब्जियां उगाने में काफी अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन सब्जियां उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे तरह के कीड़े लग रहे होते हैं, आपको रोज निगरानी करनी पड़ती है, कोई खा ना जाए, कोई जानवर ना खा जाए, तो मेहनत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वहां पर सब्जियां उगाने का चलन कम है। लेकिन मुझे पता चला था बचपन में ही कि सब्जियों में प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है, बट मेहनत बहुत है। तो और जो हम लोग बागवानी की बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसमें सिर्फ सब्जियां नहीं आती, इसमें बहुत सारी इस तरह की फसलें आती हैं जो भारत में कुल कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 है। 1/3 काम होता है। मतलब मुझे लगता था अनाज और इन सबकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये 1/3 तो नहीं होता होगा, लेकिन ये 1/3 है। इसमें होता है क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा कर क्यों पाते हैं, आप ये समझो। भारत जो है ना, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे,
हालांकि जितने जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाते जाओगे वैसे वैसे जो ऋतुएं होती हैं वो जैसे चेन्नई है तो वहाँ पर टेम्परेचर कभी भी बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। जैसे जैसे आप लैंड की तरफ बढ़ते चले जाते हो, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, समुद्र से दूरी होती चली जाती है, वैसे वैसे जो एक ताप परिसर बोलते हैं हम लोग कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। राजस्थान में एक जगह है चुरू, वहां पर सर्दियों में नेगेटिव टेम्परेचर भी चला जाता है कुछ -1 के आसपास, और जब गर्मी पड़ती है तो 45, 46, 47, 48 तक चला जाता है। तो बहुत बड़ा ताप परिसर है, समझ रहे हैं, इतना ज्यादा वेरिएशन रहता है। और ऐसे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ऋतुएं भी हैं और बहुत सारी ऋतुएं हैं और मिट्टियां भी बहुत अलग अलग तरह की। ये सारी चीजें मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है कि कई तरह की फसलें को उगने के लिए कुछ अलग तरह की मिट्टी और अलग तरह की जलवायु चाहिए होती है, क्लाइमेट अलग तरह की चाहिए होती है। तो क्योंकि इतना विविधतापूर्ण है, भौगोलिक विविधता भी है, और इसी वजह से हम लोग अलग अलग तरह की बागवानी की फसलों को उगा पाते हैं। चाय होता है, असम वगैरह में आप देखेंगे तो आपको चाय मिलेगी, तो चाय भी आपकी बागवानी की फसल है। कॉफी है आपको साउथ इंडिया में, कोरोमंडल कोस्ट में कुछ हिल्स आती है, कार्डमम हिल्स बोलते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। कर्नाटका में मिलेगा आपको कॉफी का काफी सीन, ठीक है, कॉफी के खूब बड़े बड़े बाग मिलेंगे आपको। और मसाले ये भी आपको दक्षिण भारत में ही मिलेगा। फिर बागान उत्पाद, हम लोग की बात करें बागान उत्पाद होते क्या क्या है, तो फल और सब्जियां, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक। आप यूपी में फतेहपुर के आसपास जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे केले के बाग मिलेंगे, और केला है, आम है, नारियल है, इन सारी चीजों में इंडिया जो है वो टॉप है, करता है अभी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर प्रोडक्शन होता है इन सारी चीजों का, काजू है, तो इसमें हम लोग टॉप करते हैं, और भी कई चीजों में करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे बागवानी में, उसमें भी हमारा पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। औषधि सुगंधित फसलें, मैं कन्नौज से हूँ, कन्नौज में एक छोटी सी जगह छिबरामऊ, वहां से हूँ मैं, बचपन में मैं वहीं रहता था। तो कन्नौज में मुझे पहली बार मैंने देखा था तो गुलाब के फूलों की खेती होती है, क्योंकि सेंट बनता है वहां पर, इत्र का परफ्यूम पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर आपको गुलाब के खेत भी मिलेंगे। तो सुगंधित फसलें हैं। फिर अपने यहाँ पर पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा इसका यूज रहता है, तो बहुत सारे लोग अपने छोटा सा बाग लगा लेते हैं, फिर फूलों को बेचा करते हैं। तो ये सारी चीजें, एक्टिविटीज क्या करती है ना, वैल्यूडेशन बहुत अच्छा करती है। और नॉर्मली जो ट्रेडिशनली हम लोग ज्यादा फसलों को रिकॉग्नाइज करते आ रहे हैं, उनके तुलना में यहाँ पर इनकम ज्यादा अच्छी है। मेहनत हो सकती है बट इनकम ज्यादा अच्छी है, तो इसको भी काफी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, मिल भी रही है। और जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने बोला कि कृषि का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/3 होता है, इसका 1/3, 1/3, इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जब मैंने पहली बार देखा था। और जो भारत की जीडीपी है उसमें लगभग 5-6%, अगर हम कृषि को 14, 15, 16, 17% मानते हैं तो उसका 1/3 लगभग, तो 5 से 6% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखती है कि यार सोचो, भारत की जीडीपी में 5 से 6%। फिशी कल्चर का तो हम लोगों ने बात किया था कितना, मतलब फिशरीज का 1% था, वो भी कम, बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को और अफेक्ट कर रहा है, और बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर कुछ चीजें इसी से एसोसिएटेड क्या क्या होती है। पुष्प रोपण का मतलब होता है कि फूलों को कैसे लगाना है, जैसे गुलाब में कलम लगाई जाती है, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें लग रही होती है, वहाँ पर एक्सपर्टीज बन जाती है। फिर नर्सरीज होती है बहुत सारी। मैं गाजियाबाद में थोड़े दिन आया था, तो वहाँ पर एक रोड थी जिसमें कई सारी नर्सरी पड़ा करती थी। तो नर्सरी क्या होती है, जहाँ पर आप अलग अलग तरह के पौधों को बनाते हो, फिर वहां से लोग खरीद करके ले जाते हैं अपने अपने लगाने के लिए। तो ये इसका भी लोग काम करते हैं। फिर हाइब्रिड सीड्स आप बनाते हो, संकर बीज बोलते हैं जिसको। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसकी वजह से हो क्या रहा होता है कि ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो साइंस में भी मैंने पढ़ाया है, और हाँ, अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है बट पहले पढ़ाया है, और इसको हम लोग एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे तो उससे भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और ज्यादा अच्छे से उन लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और ज्यादा स्थिरता मिल सकती है। तो हम लोगों ने एक बेसिक कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, पशुपालन देखा था, मत्स्य उद्योग देखा था, उसके बाद से हॉर्टिकल्चर है, बागवानी, इसको देखा। अब इसमें कुछ समस्याएं व्याप्त है, उनको देख लेते हैं, और उसके बाद से इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।